अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम नाज़रीन, बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू होती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाए। समाजी नौइयत के मामलात हों, सियासी मामलात हों या मौशी मामलात हों, अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि जनाब इसमें बात आपकी सेहत के हवाले से भी होती है, खेलों के हवाले से भी और दीगर मामलात और मौज़ूआत पर भी होगी। खेलों का जहाँ तस्करा आता है तो पाकिस्तान में रहने वाले क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बाकी जो दीगर खेल हैं सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, इसके ऊपर प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करें, तो कोशिश करेंगे इस मामले पर बात कर ली जाए। और सुबह के वक्त ये भी कहा गया कि सियासी नौइयत के मामलों पर यकीनन गुफ्तगू की जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो आप समाजी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं वो सिलसिला जारी रखा जाए। तो बिल्कुल जी ऐसी ही कोशिश की जाएगी कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करें। तो बहुत सारे आज पैगामात हमारे पास मौजूद हैं, प्रोग्राम में यकीनन उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा। आज मेहमान जो हैं वो बड़े ख़ास हैं। वैसे तो हमारी कोशिश यही होती है मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ मदऊ किया जाए और उनसे बात की जाए। तो जनाब आज भी ऐसा ही कुछ सिलसिला है। सियासी नौइयत के मामलात और मसाइल तो यकीनन ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। आज हमारे जो मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर सियासतदान मैं उन्हें कहता हूँ, सीनियर सियासतदान हैं, मामलात को समझते हैं। और सुबह के वक्त जो हमारी जब भी बड़ा मुश्किल वक्त मैं कहता हूँ हमेशा होता है, सुबह के वक्त तशरीफ़ लेकर आते हैं, हमारी दावत पर लब्बैक कहते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। रज़ाक भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ जो है वो एक बड़े ख़ास काम से है और वो काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका इसमें गिरामी मुश्ताक अहमद है और मुश्ताक अहमद साहब जो है एक कारोबार से वाबस्ता हैं। वो कारोबार क्या है ये भी आपको बताएंगे। मुश्ताक अहमद साहब को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुश्ताक साहब ये बताइएगा कि ये चाय तो खासी पसंद की जाती है शहर कराची के अंदर, तो ये सिलसिला रात गए थे रज़ाक भाई सुबह के वक्त तक जो है वो जारी रहता है। इसके बाद सुबह और क्या शाम क्या इसके लिए कोई वक्त का जो है वो नहीं किया जा सकता, तो ये हर वक्त ही चलता है। तो ये मैंने देखा बहुत सारे लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं, आप भी इस कारोबार से वाबस्ता हैं, तो क्या ख़ास बात है, ऐसा क्या आप चाहे जो है उसका कोई तरीका है बनाने का जिसकी वजह से मैं देखता हूँ रज़ाक भाई बड़ी तादाद में लोग इनके पास आते भी हैं और बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं। हमें भी बताया गया कि मुश्ताक साहब जो है अपने काम में बड़े माहिर हैं, तो आज हमने यहाँ मदऊ कर लिया। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्र खुदा हूँ अल्लाह पाक का जो इधर लेके आया, और दूसरा आपका और आपके चैनल का, ठीक है, जो हम जैसे लोगों को आपके पास टाइम मिला। मोहब्बत है आपकी, आप हमारे पास इंशाल्लाह अब काम के बारे में बात करते हैं। जी। तो चाय तो बहुत फनों से बनाई जाती है, लेकिन देखो मेहनत से बनती है चाय। बिल्कुल ठीक है। चाय तो आसान है कि दूध डाला, पत्ती डाली और चाय बना। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि चाय को टैलेंट में ले आना और चाय तो खास बनाना। जी जी। और हमारे होटल में बहुत रश होती है। ठीक है, ठीक है और चाय इंशाल्लाह हमारी बहुत ही अजीज होती है, मेहनत से बनाई जाती है चाय। बिल्कुल ठीक है। इस चाय को पीकर भी जरा बताइएगा इसमें क्या कमी है ताकि हम उसको जो है वो यासिर की चाय पी यासिर भाई। जी जी। अच्छा, इसके अलावा मैं पराठे का भी ऑलराउंडर हूँ, पराठे भी बनाता हूँ माशाल्लाह से। बहुत खूब। तो हमारे होटल में बहुत रश होती है। तो ये अभी उम्र इतनी कम है, सिलसिला कब से इसका आगाज कब ही फैला है? स्टार्टिंग ही मकसद है इसी काम में हुई। इसी काम में हुई जी। थी। घर में कौन करता था ये काम? कोई और ये करता था? घर में भाई भी करते हैं। भाई भी करते हैं? जी, भाइयों से शुरुआत हुई आगे हमारी। तो बस ये काम हमारा बचपन से ही शुरू हुआ है माशाल्लाह। तो वेरी गुड। इसी काम में मेहनत है। ठीक है। और ताल्लुक कहाँ से है वैसे? जी, मैं अलीपुर का रिहायशी हूँ। अच्छा। जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील अलीपुर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कराची में हमारा होटल है, रहीम दादा बासी होटल। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा मैं गाने का भी शौक रखता हूँ। अरे वाह, ये भी कमाल है यार। चाय और गाना, चाय और गाना बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। वाह वाह वाह। अच्छा, जी। इसके अलावा मैं थोड़ा एक्टिंग ड्रामे का भी शौक रखता हूँ। बहुत खूब जी, बहुत खूब। तो हमारे एक हैं अनिल भाई भट्टी साहब, उन्होंने हमारे साथ वादा किया हुआ है कि आपको
ड्रामे में भी लेके जाएंगे। बिल्कुल एक्टिंग बिल्कुल में जाइए, लेके ज़रूर जाएंगे। जाइए। आप बहुत अच्छा दिखते भी हैं माशाल्लाह, हैंडसम जी। भी हैं, तो आप ज़रूर इस तो पर ट्राई करें। इंशाल्लाह कोशिश है कि हम हम्म, आगे जाएं और बिल्कुल हमारा बिल्कुल। टैलेंट हो। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह यासिर जी। भाई आपकी मोहब्बतों के साथ। हमारी मोहब्बत है आपके साथ है, हमारी दुआ भी आपके साथ है। रज़ाक भाई, ये तो गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन अब ये को हैंडसम का तस्करा आया ना, लफ्ज़ ऐसा है कि आते ही फिर अब वो, मैं इनको तो ये मशवरा दूंगा, हैंडसम लोग तो आज सियासत की तरफ जाते हैं, तो लेकिन ये है कि ड्रामा भी कर लेते हैं। तो चलें थोड़ी से बात को जो है वो कोरिलेट। मैं तो यासिर भाई मैं तो ये हमारे हैंडसम के साथ साथ नौजवान भी हैं। जी। मैं तो इनको ये मशवरा कभी भी नहीं दूंगा सियासत में आने का। मैं तो इन्हें कहूंगा कि अपना बिजनेस जिस तरह कर रहे हैं माशाल्लाह, हाँ। इनकी इतनी पॉपुलर चाय है, हम्म। ये कभी भी ना आए और अपने कारोबार पर पूरी तवज्जो दें। हम्म। सियासत का हाल हाल देख लें हमारे मुल्क का, के सिवाय एक दूसरे को नीचा दिखाने है। के, एक दूसरे को हम जिस तरह वो दो पहलवान हम्म। खाड़े में गिरा रहे हैं एक दूसरे को, ना हमने किसी के सही काम देखते हैं, ना हम ऐसा किसी ही। के गलत काम देखते, बस हमें जो है वो एक जीत की ख्वाहिश ने अंधा कर दिया है इस ऐसा ही मुल्क है। में। और अनाह परस्ती, जिद, ये मैं समझता हूँ कि यासिर भाई ये हमें पता नहीं कहाँ तक लेकर जाएगी ये। अब आप देखें कि मौजूदा जो हमारी सियासी सूरत हाल अब करनी पड़ जाती है जी बात की जी। कि सियासत एक ग़िज़ा के तौर पर हमें अब कोई मिल रही मिल है, ऐसा रही ही है, है। अगर हम ये नहीं फिर खाएंगे तो हम जिंदगी का कमज़ोर सबसे हो आम हिस्सा जाएंगे। हो गया है। तो देखें कि क्या सूरत हाल है मुल्क का। अभी हमारे बिरादर मुल्क के जो सऊदी अरब के वली अहद थे वो आना चाह रहे थे जी। पाकिस्तान, लेकिन यहाँ की सूरत हाल जिस तरह पहले चाइना का प्रेसिडेंट आना चाह रहा था वो नहीं आए। अब सऊदी वली ने भी आने से मोहम्मद बिन सलमान, जी बिल्कुल उन्होंने भी डिले किया है कि आपके जाहिर है वो कुछ और कहते हैं बिल्कुल बहाने, ठीक है। लेकिन मामला तो मामला इसी तो यही किस्म है। के अफरा तफरी और लॉन्ग मार्च और गोलियां लग रही हैं नेशनल लीडरों को और जख्मी हो रहे हैं लोग। मतलब ये किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क। हम गुर्बत के लिए लड़ रहे हैं, ना हम साफ पानी के लिए लड़ रहे बिल्कुल हैं, ऐसा ही। ना हम नौजवानों की मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। हम तो लड़ रहे हैं सिर्फ अनाह के लिए बिल्कुल ऐसा ही। और जिद। और मैं समझ रहा हूँ कि ये किसी भी तरह हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैं तमाम ही सियासतदानों से गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पे जो आजकल की जो नए सियासतदान हैं, मैं उनसे ज़्यादा ही गुजारिश करूँगा कि ऐसा ना करें, आना परस्ती ना करें, जिद ना करें, नौजवानों को मौके दें, मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ कर रहे हैं। काम करें, बिल्कुल ऐसा ही। पूरी कौम में जो है अमराज फैल रहे हैं, लोग गुर्दों में, मुझे पता चला जी 1 करोड़ कुछ 74 लाख गुर्दे के मरीज इस मुल्क में मौजूद मौजूद हैं, हैं, जहाँ बताइए। पानी आपको साफ नहीं मिल रहा है, टेंशन, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों की सुबह से लेकर रात तक सोच, महंगाई, भूख, अफलास। या इसके खात्मे के लिए क्यों लॉन्ग मार्च हम नहीं करते हैं, बिल्कुल इसके ऐसा ही। खात्मे के लिए हम क्यों भूख हड़ताल नहीं करते हैं। लेकिन सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपनी अच्छा, ये वाक़ईतन रज़ाक भाई ये हुसूल इक़्तिदार की जंग बन चुकी है। चले, हमारे यहाँ तो ज़राए इब्लाग पे बड़ी तनकीद की जाती है ना, बड़ा नागवार गुजरता है तनकीद को। मैं देख रहा था अब आलमी ज़राए इब्लाग में जब इंटरव्यू हुआ साबिक वज़ीर आज़म का, बड़े सख्त सवालात उन्होंने किए, और ये वो सवालात हैं जो अगर हम यहाँ करते हैं फिर उनका तो हम हशर पे क्या बड़े किया, इल्ज़ामात लगते उस हैं। एंकर का क्या हशर हुआ है, अगर आप थोड़ी सी एज ए एंकर देखिए। बिल्कुल हमारे ऐसा। हम यासिर साहब, सबसे बड़ी बदनसीबी और बदबख्ती मैं समझता हूँ जब हम एकदम अदम एतमाद कर देते हैं, हमें जो है वो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। हम लोग इस कदर किसी भी सियासतदान के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं कि हमें सच झूठ, भाई इश्क तो वो होता है जो सच हो। बिल्कुल ऐसा ही। आप सच के साथ खड़े हो साथ जाए, खड़े हो जाओ, बिल्कुल ठीक है। पूरा पाकिस्तान हमारा है, सारे सियासतदान काबिल एहतराम है, सारे मोतबर है हमारे लिए। जी। लेकिन क्योंकि मुझे वो पसंद है, मैं उसकी हर अदा को पसंद करूंगा, उसके जूतों को, उसके कपड़ों को, उसके स्टाइल को, उसके बालों को। यार ये क्या अंधापन है। उसकी गलत बात भी ये उसको तो तस्लीम कर जी लेते हैं और ये सच बहुत मानने के बड़ी लिए तैयार जहालत है। है। देखिए कौमें वही हमेशा तरक्की पाती हैं, तरक्की कर चुकी हैं, तरक्की याफ्ता, कि जो ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत गलत को कहें। गलत कहें। देखिए आप देखें कि यूरोप
ठीक है, हमारे सारे मामला तो हमें उनके साथ अच्छे लगते हैं, बस कुछ खिंचाव रहता है। आप देखें कि वो कभी ईरान में एक बच्ची का कत्ल होता है, आज तक ईरान में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। 400 लोग वहां मारे गए, मजीद एक लेकिन उन्होंने कहा ये गलत हुआ है। बिल्कुल तो सही। मैं तो ये कहता हूं कि यार गलत को गलत कह दें, आप छोड़ें सियासतदानों को उनके नखरे उठाना, उनकी तारीफें करना। अच्छा काम करें जरूर उनकी तारीफ, वो हकदार हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा तो ना करें अंधी तकलीद, आपके सामने वो क्या कर रहा है और आप उसे क्या कह रहे हैं। तो ये हमारी कौम पता नहीं किस तरफ जा रही है। ये सियासी शऊर आएगा कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासी कारकुनान किसी भी जमात के हों, यही रवैये हैं, यही तर्ज सियासत है। मैं समझता हूँ लीडरों का काम नहीं, ऐसा नहीं है यासिर भाई। अभी देखें हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चौधरी एजाज हसन मीठी मीठी सी तनकीद करते हैं, उनको हम पार्टी या हम दीगर मामला पे हल्की फुल्की रहती है उनकी, हम सब बर्दाश्त करते हैं उन्हें, और उन्हें कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। अभी आपके सामने देखें सेनेटर हमारे थे खोखर साहब, मुस्तफा खोखर, उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक किसी पार्टी कारकुन ने उन पर जरा सी, हालांकि उन्होंने जरूर बातें की होंगी पार्टी के मौकफ के खिलाफ, लेकिन देखिए ये होती है बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त नहीं। ये पीटीआई में ऐसा नहीं है। पीटीआई में जुल्म ये है कि लकीर के फकीर हो गए कि बस उन्हें खान ना मुल्क की तरक्की से कोई गर्ज रही है, ना नौजवानों के मुस्तकबिल से कोई गर्ज रही है, ना खिता गुर्बत में हम लोग मुतला हैं उस, बस सिवाय सुबह से लेकर रात तक भी तौबा नाउजुबिल्ला, तारीफों के पुल। बस खान साहब, अरे बाबा खान साहब जो ठीक कह रहे हैं आप उसे ठीक है, अगर आप जिंदा इंसान हैं, बिल्कुल ठीक है, और शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको गलत कामों पे तनकीद करनी चाहिए। और जब तक हमारी कौम 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, ये तर्ज सियासत तो अब जो पीटीआई में मैं समझता हूँ दूसरी पार्टियों में नहीं, नवाज शरीफ के साथ देखें, नवाज शरीफ पर भी तनकीद करते हैं, उनके अपने लोग भी करते हैं, सरेआम भी करते हैं, पार्टी फ्लोर पर भी करते हैं, पार्टी मीटिंग। लेकिन मैं पीटीआई में रहा हूँ, जब तक आप इनके साथ हैं बहुत अजीम है, बहुत अजीम है। आप इमरान खान की तारीफें करते रहे, आपको ये थम अंगूठे और वेरी गुड और वेरी नाइस, क्योंकि पार्टी सोशल मीडिया की है तो सोशल मीडिया की ज़बान यही है। आप खुद से कहेंगे मैं इतना अच्छा हूँ, हालांकि वो हैरान हो रहा होता है बंदा कि यार नहीं, और इतना अच्छा। अच्छा, जैसे आपने सच का दरवाजा बजा दिया, बस ना फिर आपकी फैमिली महफूज, ना आपके बच्चे, ना आप, ना बुजुर्ग, ना बच्चे, सारी हदें पार तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं तो कहता था उस वक्त, जब मैंने पार्टी छोड़ी, मुझ पर भी बहुत ज्यादा इन्होंने जो एक ब्रिगेड रखी हुई है, उसका काम ही है। मैं तो कहता था आप तो मुझे फरिश्ता कहते थे यार, अब क्या हो गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मुश्ताक साहब ये बताइए, अभी सियासत का तस्करा हो रहा था, सियासत में तो अब सबको, नौजवानों को दिलचस्पी है, आप माशाल्लाह खुद कम उम्र है, क्या सियासत में दिलचस्पी है कोई? अगर किसी ने कहा अच्छे दिखते हैं तो सियासत में भी ट्राई करना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें सियासत में ये होता है कि जो सियासत में हम लोगों के बारे में सोचे, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत खूब। हम लोगों को उन्होंने बस ये उलझा के रखा हुआ है कि ये बस गरीब लोग कमाएं और खाने के, बिल्कुल ऐसा ही, यही उनकी जिंदगी का मकसद। अब देख लें जलसे होते हैं जी गरीब अवाम है, और जो बीमार है वो एम्बुलेंस में रखा हुआ है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है, आप रोड पे निकलो, अब जलसा है, अब बिल्कुल भी आपको रास्ता नहीं मिलेगा वहाँ से, ठीक है, क्योंकि जलसे में अवाम इतनी होती है कि बंदा वहीं मर जाता है, ठीक है। उसके देखो जिम्मेदार तो यही लोग हैं ना, इनसे इसलिए दिल हम लोगों का भर जाता है, गरीबों का, ठीक है। देखो गरीब बंदे का ये होता है जो उसके बारे में अच्छा सोचेगा वही होगा, ठीक है। अब देखो इतने अरसे से ये हमारी सियासत चल रही है, कभी ऐसे मामला नहीं हुए, शुरू से सही आ रहे हैं। अब ये चंद दिनों में ये जो शख्स अभी आया है तो बिल्कुल ही ऊपर हो गया है। तो देखो पहले से जो हमारी हुकूमत चल रही थी, ये इनका नाम भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अब इनका नाम लिया जाता है कि फौरन बस जो भी है खान साहब, वेरी गुड खान साहब, ठीक है, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए बात बाहर से कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि हमारे बारे में भी सोचें। बहुत खूब, ठीक है। उन्होंने आने के साथ इतनी महंगाई कर दी कि गरीब कहाँ से खाएगा, ठीक है।
और जो मकसद है गरीब इंसान है वो बेचारा सुबह जाता है और शाम को आता है, इसी काम में उलझा हुआ है। ठीक है। अब मकसद है उसने लॉकडाउन ये आ गया था बीच में, पहले मामला बिल्कुल सीधे थे। तो आपका काम कैसे चला ये बताएं ना। लॉकडाउन में हमारा काम तो बिल्कुल ही बंद रहा है, सब बहुत ज्यादा नुकसान, हमारा काम तो बिल्कुल ही ठप हो गया था, बिल्कुल ऐसा ही बंद रहा है, हम घर में रहे। उसके बाद लॉकडाउन है जी, तो फिर मामला ऐसे होते हैं कि जब मकसद है जो जमा पूंजी थी वो तो हम लोगों ने वैसे ही खा ली बैठ के। ठीक है। तो ये लॉकडाउन नहीं आता तो हमारा कारोबार पहले से बेहतर था। ठीक है, ये लॉकडाउन के बाद तो कारोबार इंसानों महंगाई की वजह से कितना असर हुआ है, क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ गई। जो पहले चाय हम 20 रुपए में पीते थे वो 60 रुपए की हो गई। जी देखो, पहले दूध हमें मिलता था 120 रुपए किलो, अब वो दूध 220 210 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, और इस हवाले से दूध की महंगाई की वजह से फिर आखिर चाय में भी महंगाई होती है। फिर आटा जब हमें जो पहली हुकूमत में मिल रहा था वो मिल रहा था 1600 रुपए, 1600 रुपए का 50 किलो का कट्टा मिल रहा था हमें। अब वो कट्टा हमें मिल रहा है 5600 5500। कितना फर्क है। ठीक है, अब देखें पहले वाली हुकूमत को देखें, अब देखें पहले वाली भी तो निज़ाम चला रही थी, हमारे घर चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अब जो हुकूमत आई है इन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि हम आटा जो खरीदने जाते हैं पहले हमें मिलता था 30 रुपए किलो, घर के लिए आटा खरीदने जाते थे। ठीक है। कि गरीब लोग जो है ताज़ा आटा खरीद के बनाते हैं और खाते हैं। ठीक है। पहले हमें आटा मिलता था जो 30 रुपए किलो, अब जो लेने जाओ 120 रुपए किलो। ऐसा ही। और देखें 90 रुपए किलो के पीछे फर्क पड़ रहा है। तो ये तो हमारे गरीबों को जो मकसद है झाड़ी लगा के आते हैं सुबह तो शाम को तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सूरत हाल है। बहरहाल जी इससे सब नबरदाजमा है और ये हर एक आम आदमी की एक आवाज़ है, हर शख्स इससे मुतासर नज़र आता है। बहरहाल ये मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मुश्ताक अहमद साहब, आपको इंशाल्लाह दावत देते रहेंगे, आप हमारे पास आते रहें, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जो है मेहमानों के जो पैनल उसमें भी तब्दीली होगी और गुफ्तगू के सिलसिले को भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और उनसे गुफ्तगू हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलों के ऊपर हम बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर एक और मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने तस्करा किया कि जो हमारा पैनल है उसमें तब्दीली एक छोटी सी होगी। एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और इल्म अदब से आपकी वाबस्तगी है, शोबा तहकीक से वाबस्ता हैं। तारुफ माशाल्लाह बड़ा तवील है, हमारे पास अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। हमें मौका मिलता है कि मईशत के हवाले से और दीगर मामलात पर उनसे गुफ्तगू कर सकें। एक जाना पहचाना नाम अब बन चुका है डॉक्टर शहबाज भट्टी साहब का, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ब्रेक पे जाने से पहले अब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा और इन्हें खुशामदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर। डॉक्टर साहब सूरत हाल अभी कुछ देर पहले जायज़ा लिया जा रहा था, बात हो रही थी महंगाई की। मेरे ख्याल में कोई टॉपिक नया नहीं है, सवाल हर दौर में एक ही रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पे बच्चा भी हमारे साथ बैठा था, उसने भी महंगाई का तस्करा किया। आम ख्याल ये कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं लेकिन ये महंगाई काबू नहीं कर पाती। अब पाकिस्तान में रहने वाले लोग अब ये पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि वाक़तन ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट है। आपकी तो इस शोबे पे अच्छी खासी एक तहकीक है, इसके अलावा बहुत सारे शोबों पे तहकीक की। ये वाकई ऐसा मसला है जो इतना आसान नहीं है हल करना कि चाहे कोई भी हुकूमत हो उसके लिए ये एक जो इंतहाई मुश्किल काम बन चुका है? फरमाइएगा। जी यासर, बहुत शुक्रिया। मैं परसों एक तकरीब थी यहाँ रीजेंट प्लाजा में, तो वहाँ हमारी गुफ्तगू हो रही थी। हमारे कॉमन दोस्त हैं अफजल साहब, इकट्ठा किया उनके साथ, तो वो इकनॉमिक इश्यूज़ पर बात करना शुरू हो गए और फिर इस्लामिक सिस्टम की बात करना शुरू हो गए। तो काफ़ी देर हमारी वो बहस रही। तो मैं उनसे एक बात आर्गूमेंट कर रहा था कि देखें, इकनॉमिक प्रॉब्लम हमारी इतने ज़्यादा है नहीं जितने हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, कहीं पे भी आपने काम करना तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स दैट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम जनाब वाला हर रोज़ ये रोना रोते हैं कि महंगाई होगी, तो क्या हमने अपना को लाइफ पैटर्न में चेंज लेके आए हैं? हम हर साल प्लान बनाते हैं, हम हर साल पॉलिसी भी लेके आते हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिसी जिसे कह रहे हैं आप। हर साल हम रियासत मदीना को नए तरीके से देखने की बात भी करते हैं, नए पाकिस्तान की बात करते हैं, पुराने पाकिस्तान की बात करते हैं।
क्वेश्चन ये है कि ये बातें तो सारी होती हैं, क्या हम कोई ऐसी ठोस पॉलिसी जो लेके आए हैं कि जिसके ऊपर हम कह सकें कि आने वाले 4 सालों में, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में चीज़ें हमारी इस तरह से चलेंगी। अच्छा, अब ये है कि मैं पिछले दिन मुफ्ता इस्माइल साहब को सुन रहा था, तो वो बातें कर रहे थे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो 1% लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान काम कर रहा है। तो मैं सवाल ये कर रहा था कि ये बुराई जब आप गवर्नमेंट में थे उस वक्त नज़र क्यों नहीं आई? अब जब गवर्नमेंट से अब चले गए या आपको कह लें कि रिज़ाइन आपने कर, उसके बाद ये बुराइयाँ सारी नज़र आई आपको, तो ये भी बिहेवियर का हिस्सा है। फिर दूसरी बात यह कि जब अब ये समझते हैं कि लोग तकलीफ में हैं तो लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए कोई सलूशन भी निकालने चाहिए। मुझे याद है नवंबर में 2019 में मैंने प्रोग्राम किया था जी। उस वक्त मेरे ख्याल में कराची में, मुझे अगर एग्जैक्टली याद है, 6.95 फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, तेल की कीमतें भी बढ़ी थी। और आपका उस वक्त मेरे साथ सवाल ये था कि शहबाज महंगाई जो है वो क्या कम होगी? तो मैंने कहा था कि महंगाई बढ़ेगी अब जी। अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि आने वाले चंद सालों में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी 6 माह, साल या 2 साल बाद, वो बिल्कुल झूठ बोलेगा आपसे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है इकानमी का, इसको हमने इस तरह से तबाह कर दिया है कि आने वाले 5-7 साल जो मैं नहीं समझता कि महंगाई जो वो कंट्रोल होगी, बल्कि चीज़ें इससे आगे जाएंगी। क्यों? इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह कर दिया आपने, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम जनाबे वाला एक वो ज़री मुल्क हैं, वो कहाँ गई ज़राअत आप? बिल्कुल ऐसा ही, मतलब कि जो कल्टिवेबल लैंड की बात कर रहा हूँ, उसका 10% हम कल्टिवेट करते हैं जी। अभी 90% वैसे ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए देखें, मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है जी। अब मेरा उस तरह से गवर्नमेंट के अंदर भी कोई मेरी कह लें कि एजुकेशन नहीं है। जो लोग गवर्नमेंट में आते हैं वो सीखते हैं, तो इसको मैं एजुकेशन कह रहा हूँ। तो मैं सीधी सी बात करता हूँ, ये डैम्स क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जो कालाबाग डैम है उसका इशू इतना ज़्यादा क्यों रेज कर दिया? क्या इनको फ्यूचर जनरेशन नज़र नहीं आ रही? इनको नज़र नहीं आ रहा है कि हमें अगर ये पानी का मसला जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, और मैं आपके ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि पाकिस्तान की $300 बिलियन की इकॉनमी है जी। तो हम 5-5 अरब के लिए, 4 अरब के लिए पूरे का पूरा मुल्क जो गिरवी रख देते हैं, तो हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल जो है उसको हम यूज़ क्यों नहीं करते? और जब तक आप जितनी मर्जी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लेके आए, आप जितना मर्जी गंदम इंपोर्ट करें, टमाटर इंपोर्ट करें, अदरक इंपोर्ट करें, दालें इंपोर्ट करें, और जो अब ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है, जब तक जनाबे वाला आप अपने ज़री सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे, इसको बड़े आसान लफ्ज़ में बात ये मैं करता हूँ कि जब तक आप खुद पैदावार को बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये मसाइल हल होंगे। नहीं हो सकते, बिल्कुल यही मसला है। और ये सियासी नौइयत के मामला ज़्यादा लगते हैं। बाजू साहब, अब ये बड़ा हसास मौजू बन चुका है, ये वक्त आ गया है, डॉक्टर साहब बहुत पहले से इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। एनर्जी सेक्टर पे माशाल्लाह बड़ी रिसर्च है कि अगर इन तमाम मसाइल को एड्रेस नहीं किया गया तो आने वाले चंद साल मज़ीद आपको बड़े मुश्किल हो सकते हैं। अब ये सलाब एक बड़ा क्लियर मैसेज आपको देकर गया है, और जो इससे नुकसानात हुए हैं इसकी भरपाई कब होगी ये तो एक अलग बहस है, लेकिन इसके बारे में संजीदगी से कब सोचेंगे? जो सियासी नौइयत के मामलात है इससे ना बाहर आ रहे हैं, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान, ना कोई विजन। फरमाइए। यस साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात 100%, और आपका सवाल भी बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें कि जिस तरह हम एक ज़राई मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हमारा ज़रात ज़रिया माश है, इसके बाद इंडस्ट्री जो भी चीज़ें हैं जिससे मुल्क चल रहा है, आप देखेंगे हमारे किस तरह अब गंदम हमारे पास नहीं है जी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो हमारी ये साबका हुकूमत रही है। आप देखें हमारे पास चीनी वाफर उन दिनों में याद है मुझे कि 2020 में हमारे पास 21 में चीनी मौजूद थी, लेकिन क्योंकि कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया कि चीनी बहुत है, डॉलर नहीं है, तो चीनी भेज देते हैं, डॉलर आ जाएंगे और हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने उठा के वो चीनी सारी की सारी बाहर ममालिक आपने सस्ते दामों भेज दी, डॉलर ले लिए, और फिर 3 महीने के बाद क्या हुआ? पूरी कौम बिलबिला उठी। वही चीनी जो मेरे ख्याल 50 और 60 रुपए केजी हमें मिल रही थी आम शॉप पर, वो हमें 120 रुपए पर ले गए, और आज तक वो फिर देखें हमारे यहाँ कोई चीज ऊपर चले जाए तो उससे फिर वापस लाना बहुत मुश्किल। ये खान साहब की पॉलिसियां, और कहते थे कि जी मैं तो मुल्क को हम 100 दिन में ये कर देंगे और वो कर देंगे, और शुरू के 3 माह में हम ये कर देंगे, फिर कहा कि 6 माह में हम ये कर देंगे। देखो बहुत बड़ी नालायकी हुई है, हमारी कौम से भी हुई है, और खान साहब तो खैर अब उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और मैं तो मौजूदा गवर्नमेंट तो देखो ये तो उनके बिछाए हुए जो बारूदी सुरंगें हैं उसे साफ कर रहे हैं जी, हम जी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में उन्होंने इस कदर पेचीदगियां, इस कदर मुश्किलात वो छोड़कर गए हैं कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं,
ना खेला, वो एक पंजाबी का लफ्ज है, ना खेलांगे ना खेलन देवांगे। उन्होंने कहा ना मैं होऊंगा ना ये होंगे। तो ये बड़ा जुल्म किया है। अब हमारा मौजूदा जो गवर्नमेंट है, हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट है पीडीएम की, आप यकीन करें कि ये बहुत मुश्किलात से हल करने की इनकी कोशिश है। और देखें कि इस कदर इसमें इन्होंने खराबियां पैदा करके गए हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। वो जब उनका इक़्तिदार चले गया, अब ये उसे उसे हटा रहे हैं, उन मुश्किलात को तो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अगर हम इसे इसी तरह तजर्बागाह बनाते रहेंगे और इसी तरह जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें इक़्तिदार में लाते रहेंगे, मैं समझता हूँ कि वो आवाम का इक़्तिदार नहीं था, उसमें भी हमारे ताकतमंद लोगों ने बड़ा साथ दिया था, जो आज अपना सर पीट रहे हैं, आज वो पछता रहे हैं, आज वो अपने किए का भुगत रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था। वो उन्होंने जो है जो कुछ किया था, आज उस खेल का नुकसान पाकिस्तानी आवाम को तो है। वो 22 करोड़ आवाम तो भुगत रही है, वो ताकतमंद लोग भी भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं दोबारा से आपके तरफ से गुजारिश करूंगा कि इसे तजर्बा गाह ना बनाएं। जिन लोगों जो हमारे पास सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्हें कह दिया जाए कि भाई इस मुल्क के बारे में सोचो, इस मुल्क को बेहतर कर लो। मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं किसी को मैं तो ये कह रहा हूँ कि खुदाया इस 22 करोड़ आवाम का सोच लो यार, कुछ नहीं बचा है, खुदा की कसम कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब एक बहस चल निकली है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पे आप तबसरा कीजिए कि आया यहाँ पर सदारती निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी एक निज़ाम होना चाहिए जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होता है। लेकिन ये हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसको देखते हुए तो सिस्टम कोई भी आप यहाँ पर लेकर आ जाए वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ी कॉमन सी एक बात है जो हमें समझ में आती है। आपके ख्याल में क्या मसले का हल हो सकता है? अब ये जो डिबेट चल पड़ी है और कुछ लोग कहते हैं कोई हाइब्रिड रेजीम है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत को चलाया जाता है, तो ये वजह बन रही है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या? ज़रा ये तो समझाएं। देखें, उससे मेरा नहीं ख्याल को फ़र्क पड़ेगा अगर आप पार्लियामेंटेरियन निज़ाम की बात करें या सदाती निज़ाम की बात करें। बात वहीं से शुरू होती है, आपके बिहेवियर से ही। बिल्कुल ठीक है। जब फर्ज करो आपने ये तय कर लिया कि हमने लोगों को कुछ देना ही नहीं है। अब बाजवा साहब चलो ये चूँकि पोलिटिकल अपना वो हैं, तो ये तो चीज़ों को ये कैसा, मेरा ख्याल है कि इसमें कसूर हर बंदे का और हर अदारे का है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर अदारा अपना काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे का काम कर रहा है। बहुत खूब। तो बेसिकली जो है कि जो चीज़ें आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और हर बंदे ने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में हिस्सा डाले, उसमें मैं भी शामिल हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जब बिहेवियर की बात होती है तो मेरे बिहेवियर को भी काउंट करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि भी बाजवा साहब हम अज़हरी मुल्क हमें हज़रात को, बल्कि मेरा भी कंसर्न ये है, अभी इस गवर्नमेंट ने 1600 अरब का पैकेज अनाउंस किया है। अच्छा, मुझे एक मैसेज आ गया मोबाइल के ऊपर कि अगर आप चना काश्त करेंगे तो आपको 2000 सब्सिडी दी जाएगी। मैं इट्स अ काइंड ऑफ जोक, लेकिन मेरा तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, हाँ मेरे वाले साहब ज़राअत के साथ उनका ताल्लुक है। अब हमारी 11.5 एकड़ या ऑलमोस्ट 12 एकड़ जमीन है। आपने ये 1600 अरब का पैकेज जो है वो किसको दिया है? ठीक है। क्या वो ट्रिकल डाउन हो के जो छोटा जिम्मेदार है आपने उसको उसके पैकेज के अंदर शामिल किया है? चलो माशाल्लाह हमारे तो फिर भी 11 एकड़ है और मुझसे छोटे किसी के 2.5 एकड़ है, किसी के 4.5 एकड़ है, किसी के 5 एकड़ है, किसी के 1 एकड़ है। उसके बारे में क्या सोचा आप? बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं सोचा। तो सिंपल आपने इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1100 अरब का जो पैकेज दिया था और कहा गया था जितनी खुशहाली आ गई है कि किसान घर में टीवी लेके आ रहा है, तो किसान के बच्चे बाहर भी गए हुए हैं, उसके पास और भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम होगा, जरूरी नहीं है को यहाँ से। और अगर इतनी खुशहाली आ गई है, अभी जैसे बाजवा साहब कह रहे थे कि जो गंदम चीनी जो है बाहर एक्सपोर्ट हुई, वो बाहर एक्सपोर्ट हुई नहीं है, वो तो यहीं बॉर्डर पे थी। बॉर्डर से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने एक्सपोर्ट करके वो मुनाफा कमा के सारा कुछ किया आपने। तो ये भी देखें बिहेवियर, कितना को पैसा लेके जाएंगे कब्र में। अगर मेरी तनख्वाह 40,000 है, आपकी 40 लाख है, तो कब्र का साइज तो एक जैसा ही है। तो कहाँ लेके जाएंगे चीजें? क्या आपको खुदा से डर नहीं लगता? क्या आपको इस चीज से डर नहीं लगता कि हमें मौत भी आनी है? और जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सारों को ये चीज सोचनी चाहिए। तो जो मैं पिछले 4 साल या 3 साल ये बात कर रहा हूँ कि ये बिहेवियरल इशू में गलत नहीं हूँ, क्योंकि चीज जो हमेशा आपकी अपने आप से शुरू होनी है। अच्छा, अब सदारती निजाम लेके आ जाए तो जो सिस्टम सदारती निजाम के अंदर होगा उसकी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं। आप अदारों को इतना मजबूत करें, सिस्टम को इतना मजबूत करें कि चीजें जो वो सिस्टम के साथ रह के चलें। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। ये पहले भी हमने बात की थी। हमारे यहाँ हमारे कॉमन दोस्त हैं शुजात मुबारक साहब। अभी जैसे वो पिछली गवर्नमेंट ने वो घर के लोन की बात की जी, वो बेचारे जलील हो गए वो लोन अप्रूव करवाने में। मैं फ्रांस में था, सिर्फ मैंने छोटा सा एक वो जो सैलरी स्लिप था मैंने बैंक में वो जमा कराया था। उसको उन्होंने कहा जी आपको आने की जरूरत नहीं है,
वो जिस दिन वो एलोकेशन में लोन की हो गई थी उसके बाद उनका जी आए आप साइन करें और अपना घर जो है उसकी चाबी ले जाए हमसे। बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ से किसी वजह से आपका लोन अप्रूव हो जाता है उसके बाद जो हाउसिंग सोसाइटी है आपकी, जिसके बारे में कभी किसी बंदे ने वो गवर्नमेंट ने गौर नहीं किया इस चीज़ के ऊपर कि इनको भी थोड़ा रेगुलेट करें। मतलब कि मेरे गांव से आप निकले जनाब, मेरे गांव से निकले, आपको कोई इधर कटिंग मिल रही है, कुछ जिसको ये खासकर सो कल और पॉकेट का नाम दे देते हैं, भाई है तो जमीन ना। और बड़ी जो खतरनाक बात है कि जो जरी जमीन जो बड़ी जरखेज है उसके ऊपर घर बना रहे हैं, उसके ऊपर घर बना रहे हैं। आप ये सोचें कि कल को मुझे तो 10 साल बाद जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बड़ा नाचेगा यहाँ पे, तो उसके बारे में किसी ने सोचा है? मतलब कि हमें ये बताया जाता है अच्छा हर 15 दिन बाद तेल की कीमतों में जब कभी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ मिलने की उम्मीद होती है, तो फिर जब कहा जाता है जो IMF का प्रेशर था तो हमने लेवी जो 30 से बढ़ा के हम 50 पे कर देंगे, और साथ एक खबर दे दी जाती है कि लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है कि आप तैयार रहें कि 9 रुपये या 10 रुपये फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, मैं बात मानता हूँ इनकी कि वो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज किधर है? देखें, अच्छे हालात में हर बंदा मुल्क को रन कर लेता है, ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज का पता तब चलेगा जब मुल्क अब जो है वो थोड़ा सा परेशानी में है, तो आप अपनी जो स्किल्स हैं, जो आपको जो टीम है उसका इस्तेमाल करें और वो करें। तेल महंगा मैं भी कर सकता हूँ, बिजली महंगी मैं भी कर सकता हूँ, फिर आप में और मुझ में फर्क क्या है? या एक आम आदमी भी ये काम कर सकता है। तो बेसिकली हम जो इन्होंने अपनी टीमें छिपाई हुई थी, जो PDM की गवर्नमेंट है या मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है या PPP की गवर्नमेंट है, तो इनको वो एक्सपर्टीज बाहर निकालनी चाहिए। अब ये कब तक जो है मतलब अब लोगों को हम ये कहेंगे सॉरी टू से बाजवा साहब कि जो पिछली गवर्नमेंट ये कर गई या उससे पीछे ये हो गया, मतलब आपको भी तो आपने तो ये कहा था कि मुल्क डूब रहा है, तो इनकी बेसिकली जो मैं मिस्टेक समझता हूँ ये आपको पता वो तबाही फैला रहा है ना, उसको फैलाने देते हैं। ठीक है जी। अब उसकी गलती ये है कि जब उसने पहले धरना दिया था 126 दिन का 690 अरब का नुकसान हुआ था पाकिस्तान का, किसी ने पूछा उससे? नहीं। ठीक है, अभी आपका 4 बिलियन डॉलर आपको मिलने थे सऊदीया से, उनके वो शहजादे ने आना था, सिर्फ आपके वो जो 29 नवंबर का आपने कहा पिंडी पहुंचूंगा उस वजह से उसने दौरा मुलतवी किया, नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। तो ये कह रहा हूँ कि मुल्क के बारे में कोई बंदा सोच नहीं रहा, हर बंदे को। बल्कि मैंने एक वीला भी किया था और जिसमें मैंने बरमला कहा था कि मैं 5 साल पूरे करूंगा। मेरी कोई गवर्नमेंट सॉरी टू से वो नून लीग की है, वो PP की है या बाकी इत्तेहादी जमातों की है, सारों को 5 साल पूरे करने की फिक्र है ताकि हम कल को कहें हम जमहूरी तरीके से। मुझे बताइए ऐसे जमहूरियत का फायदा क्या कि जिसकी वजह से लोग जो है रोटी से महरूम हो रहे हैं? ऐसा ही हुआ है। तो सिस्टम चेंज करने से मेरा नहीं को फर्क, सॉरी निज़ाम चेंज जो पार्लियामेंट निज़ाम या उसके बाद उनका सदारत थी उससे चेंज करने का मेरा नहीं फर्क पड़ेगा जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो जब तक एक इंडिविजुअल जो है वो ये नहीं सोचेगा, वो चाहे बाजवा साहब है, चाहे मोहम्मद शहबाज है या रियाज साहब चाय वाले हैं, वो ये नहीं सोचें कि मुझे अपना हिस्सा डालना है सोसाइटी के अंदर, मेरा नहीं ख्याल चेंज आएगा, मुमकिन नहीं है। भाई साहब ये फरमाइएगा कि अब जैसे बिहेवियर की बात की, अब ये एक साइंस की शक्ल इख्तियार कर गई है। मसला ये कि हमें बहुत सारी चीज़ें अभी लोगों को कायल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये भी एक साइंस का हिस्सा है। और ये जिसकी अभी बात हुई है कि जब इनफरादी तौर पर अगर किसी शख्स में तब्दीली नहीं आएगी, उसकी सोच बेहतर नहीं होगी, तो जाहिर है फिर सोसाइटी में तब्दीली आपको या बेहतरी नहीं। मैं बार बार माजरा चाहता हूँ, तब्दीली का जो लफ्ज़ है वो शजर ममनू जो है वो बन चुका है, इसलिए मैं इसको जो है वो हज़फ कर देता हूँ। तो सोच बेहतर नहीं हो सकेगी। अब ये काम किसका है? ना तो हमारी जो बुनियादी तालीम है उसके अंदर इसको हिस्सा बनाया गया, और दूसरी तरफ अलमिया ये है कि जो सियासी जमातें हैं वहाँ पे भी तरबियत साजी का फुकदान नज़र आता है। जहाँ पे गाली कल्चर को प्रमोट करने पे शाबाश दी जाए तो वहाँ पर फिर यही नतीजा निकलता है जो अभी हमें नज़र आ रहा है, और माजरत के साथ ही तमाम सियासी जमातों के अंदर कल्चर ये नज़र आता है। फरमाइए। यस सब बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ जो है वो तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है। सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल जिस तरह पहले ख़ास तौर पे ये आपने याद होगा आपको कि ये जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से जो स्टूडेंट जाते थे वो सियासतदान बनते थे। एक वक्त ऐसा होता था कि हमारे स्कूलों से शुरू होता था और कॉलेजों और फिर वो उनकी तरबियत शुरू होती थी वो, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जाके मुकम्मल होते थे, फिर वो मुल्क की भाग दौड़ संभालते थे सब। आजकल तरबियत का तो फुकदान है, और आप देखेंगे जो पार्टी ख़ास तौर पे जो बार बार अच्छा भी नहीं लगता कि उन्हें, क्योंकि उन्होंने किया ही इतना गंद है कि उनका जिक्र खुद ब खुद ज़ुबान पर आ जाता है। अब नौजवानों को क्या तरबियत दी है? पहले तो उन्हें 24-25 साल उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब अल्लाह पाक ने उन्हें मौका अता फरमाया, चले इदारों ने उनकी मदद की, अल्लाह ने मदद की, अवाम ने मदद की, हम मान लेते हैं जी वो बहुत बड़े जो है वो सियासतदान बनकर सामने आए। अब जब 4 साल उन्हें मिले तो आप देखें
ये कहाँ से आ गया शाहबाज गिल, ये कहाँ से आ गई गोगी, ये कहाँ से आ गया बुजदार, इन लोगों का क्या ताल्लुक था उस तब्दीली के लिए, उनके मजे आ गए, दिन बदल गए गोगी के और कौम के दिन देख रहे हैं आप। तो ये रवैये हैं, ये आप तरबियत दे रहे हैं। यानी आप अपने झूठ को सच बना रहे हैं। जब आप सच को झूठ बनाएंगे तो यासिर भाई कैसे तब्दीली आएगी, कैसे हम ठीक होंगे। अब मैं इस कप को गिलास कहूँ और गिलास को कप कहूँ तो यार ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि हम सब ने जो है इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादतियाँ की हैं। आवाम तो बेचारी, उन्हें तो पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो तो हर आने वाले को वोट देते हैं कि यार ये हमारी जिंदगी में तब्दीली लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब कुछ दौर ऐसे गुजरे हैं हमारे मुल्क पर, आप देखेंगे भुट्टो साहब के दौर को लोग आज भी याद रखते हैं, उसकी मिसालें देते हैं। आज भी उनके 50 साल उनकी शहादत के बाद भी लोग अपने बच्चों का नाम फख्र से देखिए। जिन सियासतदान ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए मॉडल हैं, रोल मॉडल हैं। आप देखें उन्होंने इतना बड़ा खिता हमें दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी सियासतदान इस कौम की भलाई के लिए कुछ कर सकता है तो उन्हें करना चाहिए। मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, ना मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ। मैं भट्टी साहब की सारी बातों से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि ये कौम के लिए तो कुछ सोचा नहीं जा रहा है, कौम के लिए तो कोई प्लानिंग की नहीं जा रही है। और यही वजह है कि हम पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अब देखें जो 22 करोड़ आवाम तो हम कहते हैं, लेकिन इसमें हमें अगर हम रेशो निकालें, मेरा ख्याल है कि 15 करोड़ बिल्कुल मुतवसत तबके से ताल्लुक हो, 5-6 करोड़ ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टियां, जायदाद या ज़मीनें या जागीरदार या फैक्ट्रियां होंगी। मैं समझता हूँ इससे भी कम है, लेकिन चले हम एक जनरल 15 करोड़ आवाम जो है वो बेचारे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। 5 करोड़ उससे थोड़ा सा फिर नॉर्मल है, 2 करोड़ खुशहाल भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पीडीएम की गवर्नमेंट जो आई है और इनसे अल्लाह पाक ने हमें छुटकारा दिया है जो तब्दीली सरकार से। और आप देखिए कि किस कदर झूठ बोला जा रहा है। कभी दोनों टांगों पे पलस्तर बांध लगाया जा रहा है, कभी एक पे लगाया जा रहा है, फिर एक से उतार के दोनों पे लगा लिया। यार ये ड्रामे अब नहीं चलेंगे, ये लॉन्ग मार्च अब मजाक मार्च बन गया है। आप देखिए इस लॉन्ग मार्च पे कितने दावे थे, हम ये कर देंगे, वो क्या है, वो गुजरात ही घूमे जा रहा है क्योंकि वो सीएम साहब हैं जो पंजाब के, परवेज इलाही साहब, वो उनका हल्का अबाब है। वो सुबह नाश्ता उस गली में हो जाता है, दोपहर का खाना वहां हो जाता है। वो लॉन्ग मार्च गुजरात से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और वो क्या तब्दीली लाएगा, अल्लाह को माने, ये ना बनाए, इस मुल्क का मजाक ना करें। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आए मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए सारे सियासतदान बैठ जाए, अनापरस्ती छोड़ देते हैं, जिद छोड़ देते हैं, आए जी संजीदगी का मुजाहरा करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो सारी सियासी सूरत हाल है जिसका भी आपने तज्जिया किया है, बज़ाहिर लगता ये है कि मामलात इतनी आसानी से नहीं संभल सकते। अब ये चाहे दानिस्ता कर रहे हो या ना दानिस्ता हो, लेकिन मामलात इनसे नहीं संभल रहे। आगे आने वाली हुकूमत के लिए यकीनन मामला इतना आसान नहीं होगा जितना माजी में रहा है। तो फिर ये जो सिलसिला है, जैसा भी आपने बताया कि एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी मुतासिर हुआ है, तो ये इसमें मज़ीद आप समझ लें कि और इजाफा होगा या कम हो सकता है, या ये तासुर दिया जाता है कि ये आम इंतखाबात जो है वो तमाम मसाइल का हल है। क्या ऐसा ही है? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। 2022 चल रहा है, अब तो ख़त्म हो गया, 23 शुरू होने वाला है, ठीक है जी, 1 महीना रह गया है। तो मेरा ख्याल है कि पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो 30% से जी आगे जा चुका है। तो चलो गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अब इन्होंने मान लिया कि वाकई अब साल बाद के इन्फ्लेशन जो 30% है। ठीक है, देखें ये जो हम बात कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर जो करंट सिचुएशन है आपकी, उसको मदद रख के हम बात करेंगे जी। तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि जिसकी बेस पर मैं ये कह सकूं कि हाँ यार चीज़ें जो है ना वो आने वाले चंद दिनों में, महीनों में या साल में कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, क्यों आपने अभी तक ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं बनाया। और फिर इस मुल्क में माशाल्लाह स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का है, ये सिस्टम इस तरह का है कि इन्फ्लेशन बढ़ता तो है बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन इसके वापसी आने का कोई रास्ता नहीं, उस सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं, उस सिस्टम हमने इस तरह का बना दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब जैसे भी बात हमारी हो रही है कि 50 से 55 रुपये फी किलो चीनी थी जब ये महंगी हुई, अब 85-90 में मिल रही है। तो जो ज़ाहिर बस 100 से ऊपर चली गई थी, तो हम बड़े खुश हैं कि चीनी
वो सस्ती हो गई। सस्ती सस्ती कहाँ पे हुई? वो 55 से 85 पे चीनी तो महंगी मिली आपको। महंगी मिली। आप ये कह सकते हैं जी 120 पे थी तो वो उससे 85 पे आ गई, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तगो तो करने के बावजूद भी चीनी को आप 55 पे नहीं लेके आ सके। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, एक ब्रेक की तरफ जाना, एक न्यूज़ ब्रेक है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रहेंगे। अभी मजीद कुछ बातें हैं जो अभी प्रोग्राम में होना बाकी। छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का भी आगाज़ होगा जिसमें आपकी सेहत के हवाले से बात होगी। चंद लम्हात हमारे पास हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। मैं चाहूँगा उनसे मज़ीद कुछ इस मामले पर गुफ्तगू कर ली जाए। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब तशरीफ़ फरमा थे और उनसे बात हो रही थी इस मामले पर। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए कि ये जो अभी क्राइसिस आप सर उठा रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि ये बड़ा मुश्किल काम अब बज़ाहिर नज़र आता है। मैं चाहता हूँ ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे देखें जी। उसमें हाउसिंग के आप हवाले से एक रेफरेंस आपने दिया था कि लोन के साथ, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब तक इस मामले को कंट्रोल ना किया गया, और फिर दूसरी बात है कि जो हमारे पास कल्टिवेबल लैंड है हमें उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, और वो लैंड जो है वो उसके ऊपर तवज्जो तभी होगी जब तक उसके पानी का बंदोबस्त अब नहीं करते। और पानी का बंदोबस्त कब होगा? जब तक डैम के ऊपर तवज्जो नहीं करते। तो डैम बड़े ज़रूरी हैं। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं तो कहता हूँ कि कालाबाग डैम के ऊपर उनको इकट्ठा किया, उनको ब्रीफ किया जाए कि भाई साहब ये आपकी फ्यूचर जनरेशन का मसला है, तो इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं आई वॉज इन कराची इन 2007, तो छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है जो कालाबाग डैम के खिलाफ जिन्होंने वो एहतजाज करे, तो मैं हैरान था कि इनको क्या पता कि डैम क्या है और डैम की अहमियत क्या है, लेकिन ये एहतजाज करें। जैसे इस लॉन्ग मार्च के अंदर भी हमने देखा कि 10 से 12 साल के बच्चे जो हैं वो हकीकी आज़ादी की बात करें, और जब आप उनसे पूछो कि हकीकी आज़ादी क्या है तो वो कहते हैं जी आप समझ नहीं रहे, भी समझाओ ना। तो इसलिए इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इंक्लूडिंग ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, उनको इस चीज़ के ऊपर आना चाहिए। देखें, पानी है तो ज़राअत है, ज़राअत है तो आपका मुल्क, जारी सी बात है वो भी उसके साथ, और मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब तक हम मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे मुल्क हमें क्या देगा। हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, कभी हमने ये भी सोचा है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इनको ठोस मुआशी पॉलिसी जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, इससे पीछे जो हो गया अभी भी शायद इतना कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चीजें कवर हो सकती हैं। और मुल्क देखें क्राइसिस में जाते हैं और मुल्क क्राइसिस से बाहर भी निकलते हैं। व्हेन यू डिसाइडेड कि हमने FATF से बाहर निकले, आप बाहर निकले, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। जब आपने ये सोचा कि हम जनाबे वाला IMF से के चुंगल से जान छुड़ाएंगे, तो मुशर्रफ दौर में आपने IMF को फाइनल चेक लिखा, सारा कुछ किया। तो सिर्फ ये थोड़ा सा जो वही बात वहाँ पे आ जाती है कि वो बिहेवियर वाली, हमें थोड़ा सा अपने आप को भी ठीक करने की जरूरत है, और अपने आप को ये देखने की जरूरत है कि मैं इस मुआशरे में या इस मुल्क के लिए कहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जब तक वो ठोस मुआशी पॉलिसी, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जब अमली इक़दामात जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी, आप जितने मर्जी मुआहदे कर लें IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ करें या अपने दोस्तों वाले उनके साथ करें, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल का बाकी नहीं मायने खेज नहीं हो सकेंगे। आखिरी जुमला बाजवा साहब आपसे लूँगा ज़रा, ये आम इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, बड़ा एहतजाज हो रहा है, लॉन्ग मार्च का सिलसिला, बहरहाल वो कहाँ तक पहुँचता है ये तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग हैं जो तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इस चीज़ का तयन हो जाए कि मामला किस तरह तय पाना है और आम इंतखाबात की जो बात हो रही है अगर उसके बारे में कुछ वाज़े कर दिया जाए तो शायद ये जो अफरा तफरी है ये भी ख़त्म हो जाए और ये सबके शायद मुफाद में होगा। जो मौजूदा हुकूमत में लोग हैं ये शायद उनके भी मफाद में हो। क्या कहेंगे यासिर भाई? देखें, आम इंतखाबात आइन में जो है लिखा हुआ है, पाकिस्तान का आइन कानून कहता है कि 5 साल के बाद आपने इलेक्शन करवाने हैं। मैं समझता हूँ 2023 में इलेक्शन होने चाहिए, आम इंतखाबात जो हैं जनरल इलेक्शन होने भी हैं। और अगर इस मुल्क पर जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मुल्क जितनी पेचीदगियाँ चल रही हैं हमारे मुल्क में, मैं तो कहता हूँ कि 1 साल बढ़ा दिया जाए। कौमी असम्बली के अरकान असम्बली से, स्पीकर से, प्राइम मिनिस्टर से, इक़्तिदार में बैठी हुई सारी जमातों से, अपोजिशन में बैठे हुए सारी जमातों से मैं आपके चैनल से तवसत करता हूँ इसको 2024 पे ले जाएं। ये सूरत हाल नहीं है मुल्क में इलेक्शन करवाने की। आप जनरल इलेक्शन पे आपके पास आपके हमारे मुल्क में गुर्बत देखें, सैलाब ज़दगान देखें, और यहाँ पे ये जो लॉन्ग मार्च सरकार देखें, इन्होंने क्या हाल कर दिया। अरे बाबा, इलेक्शन 1 साल आगे भी हो जाएंगे, मुल्क बचाएं।
यहाँ से इस मुल्क में पैसे लाएं, इस मुल्क से खिता जो गुर्बत से हमारे लोग नीचे, इन्हें 1 साल आगे कर देना चाहिए। इलेक्शन 24 में ले जाए। कौमी असम्बली के पास ये स्वाबदी इख्तियारात मौजूद हैं। अगर कौमी असम्बली चाहे और कौमी असम्बली मौजूदा कौमी असम्बली के अरकान चाहें तो वो पास हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि वक्त की जरूरत है कि इलेक्शन 23 में नहीं बल्कि 24 में ले जाएं, ताकि जब तक हमारा मुल्क संभलता नहीं है, अरे बाबा ये कौन सा तमाशा है, 5 साल के लिए हुकूमत मुंतखब की और आप अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया है तो वो आईनी तरीके से किया गया। आपके खिलाफ अदम एतमाद आई है, आप असम्बली में अपना एतमाद खो गए थे, आप गए, आपको चाहिए था कि आप ऑपोजिशन में बैठते, ऑपोजिशन लीडर आप बनते, उस वक्त सारी बातें हो। अब ये कहना कि कबल वक्त इलेक्शन, भाई क्यों, आप करवा देते ना। आप इक्तदार में थे, उस वक्त की जो भी ऑपोजिशन जमातें थी वो आपसे क्या डिमांड कर रही थी कि आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आप छोड़ दें, इक्तदार छोड़ दें, तो आप छोड़ने को तैयार नहीं थे। आपसे कहा गया कि इलेक्शन नहीं करवा दे, आपने बोला क्यों करवाएं, हमें कौम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया। तो फिर भाई आप अपनी बातों पे जमे और खड़े रहें। 2024 में जब आएगा इलेक्शन का वक्त आएगा, अगर मुल्क की हालात बेहतर हुए, मुल्क की मशीयत बेहतर हुई, मुल्क के हालात ने हमारा साथ दिया, तो बिल्कुल इलेक्शन 2023 में होने चाहिए। वरना अगर जरूरत पड़ने पर 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और मैं आपके फ्लोर पे कह रहा हूँ, इस पर काम हो रहा है। हो सकता है कि इलेक्शन 2024 में चले जाए। ये जो सुबह शाम इलेक्शन मांग रहे हैं ना, ये इन्हें मैं तसल्ली देने के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है इलेक्शन भैया 2024 में हो। आपके कहने पर कुछ नहीं होगा, ये तो और ज्यादा कुछ नहीं होगा। इनके जो ये ताबड़तोड़ मुतालबात, ये धरने और ये जो फिल्मी अदाकारियां, कुछ नहीं होगा। हो सकता है इलेक्शन 2024 में जाए और ये कौमी असम्बली के पास इख्तियार मौजूद हैं। मौजूदा असम्बली इस पे 1 साल की इंस्ट्रक्शन दे सकती है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें ये कहता हूं, देखिए मैं एक आम आदमी हूं, ठीक है, और मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, जिसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है। वो ये है कि देखें, सबसे पहले ज़रूरी, पीछे भी अभी 6 से 8 हल्कों में अपने इलेक्शन लड़ा, और जो एक नेशनल असम्बली का एक हल्के का इलेक्शन, उसके ऊपर 8 करोड़ रुपया, 8 से 10 करोड़ बहुत पैसा खर्च होता है। और 8 हल्कों में अपने इलेक्शन लड़ा। मुझे बताइए कि और उसके बावजूद आपको पता था, वो बात फिर बिहेवियर के ऊपर आ जाती है। आपको पता था कि अगर मैं 8 की 8 सीटें जीत जाऊंगा तभी मैंने अपोजिशन में वापस नहीं जाना। तो क्या आपने वो जो नेशनल रिसोर्स था या कौमी रुपया था उसका अपने एफिशिएंट इस्तेमाल किया? नहीं किया। ये फिर बिहेवियर के ऊपर बात आ जाती है। जहाँ तक दूसरी बात है, देखें, मैंने भी एक हालिया मजमून लिखा उसमें MM न्यूज़ अखबार में, दो हिस्सों पे है, जिसमें मैंने ये बावर करवाने की कोशिश की है, इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स। जब तक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। बड़ी सीधी सी बात है। तो देखें, मैं चाहता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन बात यह है कि जो दूसरी पार्टी है वो कल को इलेक्शन, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक वो एक्सेप्ट करने का जज्बा वो भी होना चाहिए। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात तो करें, लेकिन आप ये भी सोचेंगे अगर रिजल्ट आपकी वो ज़हनी इख्तिलाफ के मुताबिक नहीं आता, क्या उसके बाद आप इसको मानेंगे या दोबारा फिर हम इलेक्शन में चले जाएंगे? तो मेरे हम 300+ नेशनल असम्बली की सीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना खर्चा है, वो पैसा भी कहीं से आना है। इसलिए इलेक्शन से पहले मुल्क का खुशहाल होना बड़ा बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये बॉटम लाइन है। क्योंकि आप ये ना करें वो तजर्बा का बनाए हर बार कबला वक्त। सवाल ये क्यों वजह, बिल्कुल ठीक है। अब मुल्क के लोग जो हैं जिनको आप अंगूठे लगाने पर मजबूर करते हैं, उनकी उंगलियां भी काली करते हैं स्याही से, तो मेरा ख्याल है कि उनको इतना टाइम तो देना कि वो कम से कम अपनी वो खुशहाली जो उसको मदद रख के कोई अच्छा फैसला कर सके। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को भी कोई इस तरह की रेगुलेशन लेके आनी चाहिए कि एक वक्त में एक बंदा 2 से ज्यादा सीट्स के ऊपर इलेक्शन न लड़े। बिल्कुल मैं इत्तफाक करता। मैं भट्टी साहब की बात से पैसों का ज़िया हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बल्कि मेरी अपनी जाती राय, या फिर इन्हें इजाजत दे दी जाए सारे हल्कों से अकेला ही लड़ ले, कम से कम एक ही हल्का रखा जाए, क्योंकि ऐसे निशिस्त का फायदा नहीं है जो बाद में आपको जीत के छोड़नी ही पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन, चलो मैं आपकी बातों से आपने कम से कम कह दिया, मैंने मैक्सिमम कह दिया। मैक्सिमम 2 ही सीटें होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे भी आप देखें ना, इससे भी हो सकता है कोई अच्छे चेहरे जो मुल्क के अंदर काम करना चाह रहे हैं, आगे आना चाह रहे हैं, अब उनका हक मार। लेकिन अपने वालदा साहब से पूछा, मैं कहा अम्मा जी मेरा बड़ा दिल करता है कि चलो माशाल्लाह मैंने एकेडमिया में तो बड़ा काम किया, मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं और को कंट्रीब्यूट करूँ। मैं दिल करता है कि मैं पॉलिटिक्स में आके तो फिजिकली जो है ना सही माने में वो कंट्रीब्यूट करूँ। तो मेरी माँ ने जवाब दिया, तो पुत्र ऐसी इज्जत दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मैंने आगे को बात ही नहीं की। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी की नज़र में अब हमारे पोलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी इज्जत ये रह गई है। बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको बिल्कुल किसी के पास जो है वो
ऐसे अल्फाज नहीं है। अब ये जो मामला है, अब इसको दुरुस्त करने में कितना वक्त और मजीद लग सकता है, जैसे क्योंकि मेरी वालिदा मजीद ये भी कहते हैं, पुत्र कभी हमें गोलियां लग जाती हैं, कभी हमें छरे लग जाते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मुझे छरे लगे या गोलियां लगी। कभी आप एक टांग पे प्लास्टर बांधते हैं, कभी दो पे बांधते हैं, ठीक है। इसी मैं कह रहा हूँ कि ये वो जो मैं कहना को तमाशा लगा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि मेरी आनी जानी देखो, तो आवाम जो वो आनी जानी देख रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार, आपने सुबह वक्त प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। शामिल गुफ्तगू रहा हल्के फुल्के अंदाज में हमने कोशिश की जो मुल्क की मौशी जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। इसके अलावा भी दीगर मामला ज़ेर बहस आएंगे और सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। अभी प्रोग्राम का पहले सेगमेंट का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है और दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, और वो आपके सेहत के हवाले से जो कुछ देर बाद उसका आगाज़ होगा। एक छोटी सी ब्रेक उसके दरमियान में है। ब्रेक लेकर जब वापस आएंगे तो सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।